नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है। तो क्या बाजार पे जो पैनिक की स्थिति थी वो अब खत्म हो गई है? क्या बाजार यहां से चढ़ना शुरू करेगा या फिर ये तनाव अभी बना रहेगा? और बाजार पे पोर्टफोलियो अभी कैसे बनाने चाहिए? अगर आपकी कोई भी होल्डिंग हो तो आपको ये शो जरूर देखना चाहिए शुरू से आखिरी तक। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज जी हमारे साथ इस शो में शामिल हो रहे हैं। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार रजत सर। फिरोजी, आप बिस्तर की पूरी टीम की ओर से और मेरी ओर से आपको हैप्पी होली सर। बिल्कुल आपको भी आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत मुबारक होली। आपका ये साल और भी बेहतर रहे। सर वो तो जब स्टॉक मार्केट तेज होगा तो सभी का साल सुधर जाएगा। अभी तो इस साल की शुरुआत में बहुत ही तगड़ा झटका लग गया था, लेकिन जैसे मैंने शो की शुरुआत में कहा कि निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। ये लगता है सर कि बाजार में अब वो जो बुरा दौर था वो खत्म हो गया, लगातार 5 महीने गिरने के बाद मार्च महीने में चढ़ना शुरू किया। करेक्ट। देखिए, अगर हम मार्केट को दो हिस्सों में बांटें, लार्ज कैप और ब्रॉडर मार्केट, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, मेरे हिसाब से निफ्टी की बॉटमिंग आउट के काफी सारे साइंस हैं। पॉइंट वन, देखिए, बॉटमिंग आउट का साइन का ये मतलब नहीं है कि मार्केट 3-4 दिन और नहीं गिर सकती, 4-5% और नहीं गिर सकती। बॉटमिंग आउट का ये मतलब है कि मार्केट अगर गिर भी जाए तो वहां टिक नहीं सकती। स्प्रिंग जैसा वातावरण होगा उसका। गिरेगी, दब सकता है स्प्रिंग, बट बहुत उछल के वापस आ जाता है। एक इन्वेस्टर को तो इसी बात से तकलीफ है कि मार्केट गिरे और वही लैंग्वेज करती रहे 2-4 महीने, तो फिर एक इंसान की हिम्मत टूटती है। अगर गिरे और 5 दिन में वापस बाउंस बैक करे, फिर वापस थोड़ी सी गिरे, तो एक हिम्मत बनी रहती है। सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, मार्केट में लार्ज कैप में गिरावट की संभावना कम है। अगरचे गिरावट हो भी, तो वहां मार्केट को वहां वक्त बिताना कठिन होगा। ये आज का करंट डेटा कहता है, क्योंकि बहुत सारी और चीजें आ सकती हैं, कुछ अगर भारी भरकम कुछ नई खबरें आती हैं तो अलग चीज है। बट गिवन द नॉर्मल न्यूज विच विल फ्लो, दिस इज व्हाट हमें लगता है कि ये संभावना ज्यादा है जो मैं कह रहा अच्छा, लेकिन जो खबरें आ रही है ज्यादातर हेडलाइंस तो डोनाल्ड ट्रंप ही तो दे रहे हैं, और कौन दे रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की तो हेडलाइंस बनती है आजकल। और ये सर इनको नहीं पता था कि जो भी ये बोलेंगे वो स्टॉक मार्केट प्रभावित हो जाएगा। अच्छा, तब तो वैल्यूएशंस बोल रहे थे ना हम ऊपर है, वैल्यूएशंस के चलते झटका लग गया। अब इन स्तरों पे क्या? अब डोनाल्ड ट्रंप बोलते ही चले जाएंगे, स्टॉक मार्केट उठने नहीं देंगे ऐसे तो। नहीं नहीं, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो कहेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप सब दुनिया के आर्ग्यूबली मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है आज भी। और वो कुर्सी जो है वो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्रेसिडेंट। और उनकी जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स हैं यूएस फंड्स की, वो इतनी लार्ज हैं कि उनकी इम्पैक्ट तो रहेगी। सो अगर कोई और ट्वीट कर रहा होता बैठे बिठाए, तो हम उसको इग्नोर भी कर देते। बट ये हमारे ना तो उगलते बनता है ना तो निगलते, ये आलम है। अब रहा सवाल, देखिए, जब कोई खबर आती है तो लोग एक्ट करते हैं। एफआईआई की एक अच्छी आदत कहूं या बुरी आदत कहूं, वो बहुत प्राइस एग्नोस्टिक होती है। ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं, इस पे काफी स्टडी की है, उसके बाद ये निर्णय पे आया हूं कि जब भी एफआईआई खरीदता या बेचता है, उसको प्राइस से लेना देना नहीं होता, और वो बहुत प्राइस इनएलास्टिक होती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बहुत प्राइस इलास्टिक होते हैं, उनको अगर एक शेयर 1,000 रुपए में खरीदना होता है, वो 1,030 में भी नहीं खरीदते। अगर उनको 1,1200 में बेचना होता है तो 1,180 में भी नहीं बेचते। ये वर्ताव है, मैं डेटा से साबित कर सकता हूं। बट दिस इज द सिनॉप्सिस ऑफ माई स्टडी ओवर द लास्ट डेकेड ऑफ फंड मैनेजर्स। बट जो फॉरेनर है, फॉरेनर दो किस्म के हैं। एक है इंडेक्स फंड मैनेजर। इंडेक्स फंड मैनेजर कभी नहीं बेचता जब तक कि एफआईआई ने पूरा इंडिया नहीं खाली किया हो। आप देख लें, वैनगार्ड एफटीएसई को फॉलो करता है, फुटसी को, और काफी सारे फंड्स एमएससीआई को फॉलो करते हैं। उनकी जो बिकवाली है इंडियन मार्केट में, वो ना के बराबर है। बट एफआईआई जो फंड मैनेजर से मैनेज होते हैं, इंडेक्स फंड्स नहीं है, वो बेचने निकलते हैं तो भाव नहीं देखते, वो बेरहमों की तरह वो प्राइस बेचते हैं। इसीलिए मार्केट टूटी है। सो पॉइंट वन, ग्लोबल ग्लोबल न्यूज और बेरहम एंड इनएलास्टिक एफआईआई, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से काफी सारे एनएसई 500 के स्टॉक्स 40%, 30%, इवन 50% इस कैलेंडर ईयर में 2 महीने की अवधि में गिर चुके हैं, क्योंकि ये एफआईआई बेचते हैं तो प्राइस इनएलास्टिक होते हैं।
सर लेकिन मौजूदा स्तरों पे यही तो ब्रोकिंग हाउसेस के, इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स बहुत पॉजिटिव आनी शुरू हो गई हैं। कोई कह रहा है निफ्टी का टारगेट 28,000, कोई कह रहा है सेंसेक्स का टारगेट 1 लाख के पार। वही मुद्दा है, एफआईज तो खरीद नहीं रहे, जाएगा कैसे वहां पर बाजार? देखिए, बाजार एफआई के बगैर लार्ज कैप मर्जी जा सकता है। क्योंकि क्या होता है कि एफआई माना बड़ी कंपनियां हैं, बट बड़ी कंपनियों की जो शेयर मार्केट में जो शेयर है ना, वो काफी सारे इंडेक्स फंडों में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। जैसे ईपीएफओ इंडिया में 7-8 लाख करोड़ इंडेक्स में डाला हुआ है, सेंसेक्स और निफ्टी के। तो अगर 7 लाख करोड़ डलता है तो टॉप स्टॉक में 80,000 85,000 करोड़ तो उसी इंडेक्स फंड में निकल गया। तो क्या होगा कि इंडिया के जो रिटेल निवेशक हैं और एचएनआई निवेशक हैं, जो इंडिया में विश्वास रखते हैं और लार्ज कैप की वैल्यूएशन रीजनेबल हो चुकी हैं, तो जो पैसा आ रहा है, 3.5 लाख करोड़ की परचेज भी तो हुई है कैलेंडर ईयर 2024 में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा। सो पॉइंट वन ये मैं कहना चाहता हूं कि लार्ज कैप में एफआईआई के बगैर भी इंडियन लार्ज कैप करंट स्थितियों से बढ़ सकता है। पॉइंट वन, क्योंकि वैल्यूएशन के फेवर में है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करते हैं। 4 किस्म के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, पीएमएस होते हैं, एआईएफ होते हैं और म्यूचुअल फंड। हम म्यूचुअल फंड के आंकड़ों को बड़ी बारीकी से देखते हैं, बट बाकी आंकड़ों को हम थोड़ा ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। जो हम ट्रैक करते हैं वो भी हेल्दी है। तो ये म्यूचुअल फंड्स के आंकड़े क्या बता रहे हैं, जो पिछले 5 महीने में जो हाहाकार मचा मार्केट में, तो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज पे भी असर पड़ा होगा सर। अभी अभी नंबर्स क्या बता रहे हैं, कहाँ ज्यादा डैमेज देखने को मिला है और कौन बच गया? देखिए रजत सर, कल एम्फी के डेटा भी रिलीज हुए, फरवरी के आंकड़े आए हैं। उसमें जी। ये साबित हुआ है कि फरवरी में 30 करीबन 29,500 करोड़ की नेट इक्विटी की इनफ्लो आई है। 26,000 करोड़ की एसआईपी की इनफ्लो है उसमें से, और जनवरी में 39,000 करोड़ थी। और ये मैं हेल्दी मानूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम की गिरावट समझो कोविड के साल में, FY21 में, पोस्ट कोविड में, ऐसे कई सारे साल, कई सारे महीने थे जहां पे नेट फ्लो नेगेटिव थी। 30,000 करोड़ पॉजिटिव तो छोड़े, एसआईपी का आंकड़ा भी जोड़ने के बावजूद नेट फ्लो नेगेटिव भी थी। तो इंडियन म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेक नहीं हुआ है, ये एक आंकड़ा है। दूसरा आंकड़ा जो ये चिल्ला चिल्ला के कहता है कि इंडियन रिटेल का कॉन्फिडेंस शेक नहीं हुआ है, फरवरी में 3,708 करोड़ स्मॉल कैप फंडों में आए हैं। मैंने तो सोचा था यार, स्मॉल कैप का प्रदर्शन देख के इंडियन रिटेल भाग गया होगा। 3,700 करोड़ इनफ्लो किया, मैं सोच रहा था 10,000 करोड़ निकाल ना ले। राइट, नेगेटिव भी हो सकता है इनफ्लो का नंबर, आउटफ्लो भी हो सकता है। ऐसे आंकड़े भी होते हैं जो जीरो पे नहीं टिकते, नेगेटिव में जा सकते हैं। नेगेटिव में जाने के बदली, जीरो पे रहने के बदली 3,700, विच इज द फोर्थ हाईएस्ट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल, फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर आया है। सो आई थिंक अच्छी खबर वो है। ऑफ कोर्स इट्स अ सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड। बहुत सारी बुरी खबरें भी हैं। होली का त्योहार आने वाला है, तो मैंने कहा थोड़ी अच्छी खबरों पे थोड़ा तवज्जो दिया जाए, तो एक इंसान को हिम्मत होती है कि अगली होली तक पोर्टफोलियो को छेड़ा ना जाए और रिटर्न बनाई जाए। सर पर अजीज साहब, आपको इतना लोग फॉलो करते हैं, आप एक बात बताओ, ये जैसे अभी ये 26% का आपने बताया ना ड्रॉप इनफ्लो में देखने को मिला है एसआईपीज में, तो 26% तो 1 महीने का हुआ ना ड्रॉप। ऐसे ही अगर अगले महीने का आंकड़ा भी ऐसे ही आ गया तो फिर क्या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास, म्यूचुअल फंड्स के पास उतनी एंसिलरी है, उतनी मसल पार है फाइनेंशियल मसल की, वो धीरे धीरे करके इन लेवल्स पे फिर से एक्यूमुलेट करना शुरू कर देंगे, या फिर वो कॉशियस हो जाएंगे म्यूचुअल फंड्स अब? नहीं, बिल्कुल सही फरमाया। अगर ये 40,000 से, जैसे आपने परफेक्टली कैलकुलेट किया, 40,000 से कुल मिला के 29,500 हो गया, अगले महीने 20,000 हो जाए, फिर 10,000 हो जाए, तो ऑफकोर्स इतनी डीप पॉकेट्स भी नहीं है कि वो बाई कर पाए, ये हकीकत है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि एसआईपी का आंकड़ा हिल नहीं रहा है। 26,000 के अमाउंट लास्ट 3 महीने, 26,800 पीक था, 26,500 हुआ, 26,300 हुआ, 26,000 पे है। 26,000 का आंकड़ा डगमगा नहीं रहा है। माना कि काफी सारी एसआईपी बंद भी हो रही है, बट नहीं खुल भी रही है। गिव्स मी होप दैट इतनी बुरी आलम नहीं आना चाहिए। बट अगर आए तो ऑफ कोर्स, जैसे आपने सही फरमाया रजत सर, कि पैसे ऐसे तो बह नहीं रहे कि वो पैसे डाल पाएंगे, बट आई थिंक उनके पास आएंगे तभी वो डाल पाएंगे। कैश पोजीशन इतनी ज्यादा हैवी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कैश पोजीशन डल चुकी है जनवरी फरवरी में फंड मैनेजरों के द्वारा। इस मार्केट करेक्शन में लोगों ने ऑलरेडी अपना जो कैश पहले से पड़ा हुआ था वो
डाल चुके हैं। सो यू राइट। ये फंड मैनेजर्स अपनी पोजीशन को सर मैनेज कैसे करते हैं? उनको भी तो पता है कि बाजार गिर रहा है और इतना भारी भरकम पोर्टफोलियो होता है। हम तो अपने छोटे से पोर्टफोलियो को लेकर बैठे रहते हैं कि भैया ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। इनके पास तो इतने करोड़ों का पोर्टफोलियो पड़ा है। ये अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, इनको मैनेज करने के लिए आई थिंक ये क्या करते हैं, फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो को 3 भागों में बांटते हैं। एक भाग होता है उनका कैश, जो लिक्विडिटी को मैनेज करता है। वो कुल मिला के लोगों के पैसे मैनेज करते हैं, तो थोड़े पैसे उनको पता नहीं होता कौन कब कब पैसे मंगा ले वापस, थोड़ा कैश पोजीशन रखते हैं। दूसरा एक ऐसा पोर्टफोलियो होता है, वो कैश इक्वलेंट मानते हैं उसको। निफ्टी के टॉप 5 स्टॉक्स वो कभी भी बेच सकते हैं, राइट, वो कैश इक्वलेंट मानते हैं उसको, राइट। फिर होते हैं जो उनको हाथ ही नहीं लगा सकते, जिनको आप बेचने जाएंगे तो खुद ही इंपैक्ट कॉस्ट में खुद ही अपनी एनएवी को तोड़ देंगे। तो वो पोर्टफोलियो को ज्यादा हाथ नहीं लगाते जब तक गले पे नहीं आ जाते। वो लार्जली वो स्टॉक्स होते हैं 250, पहले 250 में स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप खत्म हो जाता है। बाकी स्मॉल कैप में भी पहले 50-100 लिक्विड होते हैं, उसके बाद लिक्विडिटी काफी ड्राइड अप हो जाती है। अगर बड़े फंड होते हैं, जैसे चिराग सेतलवाड़ का स्मॉल कैप फंड है, 50,000 करोड़ का फंड पहुंचने वाला है, पहुंचने वाला था, अभी लेटेस्ट में नहीं देखा आफ्टर मार्क टू मार्केट्स। बट अगर उसमें अगर एक शेयर है 600 करोड़ रुपए का और उसकी मार्केट कैप है 10,000 करोड़ की और उसकी फ्री फ्लोट है 4,000 करोड़ की, तो 600 करोड़ बेचना आसान नहीं होता है, आपको ब्लॉक डील ही करनी पड़ती है। सो कुल मिला के फंड मैनेजर मैनेज कैसे करता है उसको, वो लिक्विडिटी के हिसाब से अपने बकेट्स बनाता है, और एक हो रखता है लॉन्ग टर्म बिजनेस बाय करता है, लार्ज स्टॉक्स को वो प्राइस बाय करता है, दूसरा कैश रखता है ताकि कभी कोई मांग ले तो देने में इम्पैक्ट कॉस्ट ना हो, दूसरे इन्वेस्टर्स को नुकसान ना पहुंचे अगर एक इन्वेस्टर अपना बड़ा मोटा पैसा निकालना चाहे तो। और क्या वोलेटिलिटी जब बढ़ जाती है मार्केट में तब भी उनके पास स्कोप होता है कि अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें? वोलेटिलिटी का क्या रिलेशन क्या है स्टॉक मार्केट में? जब स्टॉक मार्केट गिर रही होती है तो वोलेटिलिटी बढ़ रही होती है, क्या म्यूचुअल फंड्स भी वो ट्रैक कर रहे होते हैं सर? यस रजत सर, देखो वॉलेटिलिटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। हम वॉलेटिलिटी को अगर हम न्यूमेरिकली मेजर करें, इंडिया की वॉलेटिलिटी बड़ी कम है एक्सेल शीट पे। लोग कहते हैं वॉलेटिलिटी बढ़ गई। 2020-22 मार्च को एक सर्कुलर आया था सेबी के माध्यम से, एनएसई का सर्कुलर था। वो लॉकडाउन से एक दिन पहले आया था। वो कह रहा था कि कोई भी शॉर्ट सेलिंग लिमिटेड होगी इंडिया में। अगर आप एक रिटेल निवेशक भी हैं, अगर आप छोटा सा पुट ऑप्शन खरीदना चाहते हैं 3-4 लाख रुपए में, आप वो 500 करोड़ की लिमिट को मैक्स आउट कर देंगे। सो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नेट शॉर्ट का जो सर्कुलर आया था 22 मार्च 2020 को, जो आज तक भी वैसा का वैसा लागू है, उसको और स्ट्रांग बनाने की बातें चल रही हैं, उसका कंसल्टेशन पेपर भी निकला है। उसके बाद इंडिया की निफ्टी की वॉलेटिलिटी एक्सेल शीट पे, परसेप्शन पे नहीं, एक्सेल शीट पे कंप्यूट की जाए तो S&P 500 से कम है। S&P 500 की वॉलेटिलिटी 19 है और निफ्टी की वॉलेटिलिटी 18 है। सो इंडिया में जो है वॉलेटिलिटी काफी कम है। देखिए 5% नैस्डैक मूव कर जाता है एक एक दिन में। आपका इंडिया का आईटी इंडेक्स ऑफ कोर्स एक दो दिन पहले मूव हुआ होगा 3-4%, बिकॉज काफी सारे आईटी स्टॉक्स डाउन थे, बट दैट काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी यू डोंट सी इन इंडिया। दैट्स पॉइंट वन। क्योंकि सेबी ने शॉर्ट सेलिंग पे काफी लगाम लगा रखी। सेकंड, फंड मैनेजर के लिए वॉलेटिलिटी एक फायदा हो सकता है। काफी फंड मैनेजर, दो किस्म के फंड मैनेजर हैं, जो वॉलेटिलिटी का फायदा लेते हैं, जो वॉलेटिलिटी को इग्नोर करते हैं। जो ग्रोथ फंड मैनेजर्स हैं वो वॉलेटिलिटी को इग्नोर नहीं करते। वैल्यू फंड मैनेजर्स वॉलेटिलिटी को इग्नोर करते हैं। मैं वैल्यू सोच के खरीदा हूं, उसको मैं 10 साल बाद खोल के देखूंगा। वैसे वो ज्यादातर वैल्यू फंड मैनेजर्स ज्यादा स्टैटिक होते हैं, ग्रोथ फंड मैनेजर्स एक्टिव होते हैं। जो एक्टिव होते हैं वो वॉलेटिलिटी से मात भी खा सकते हैं, उसका फायदा भी ले सकते हैं। सो different fund managers use volatility to their advantage in a different way. राइट। लेकिन अभी की स्थिति में क्या माने सर, एक और एक बात बोली जाती है, जैसे भी आपसे बात यही हो रही थी, वो आप बोल रहे थे कि आपको ऐसा लगा कि स्मॉल कैप में कुछ बहुत अच्छे इन्फ्लोज नहीं आएंगे, लेकिन आए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में। ये एक और तर्क दिया जा रहा है कि लार्ज कैप जो है वो स्मॉल कैप मिड कैप के मुकाबले ज्यादा बेहतर रिटर्न देंगे। सर हाउ इज इट पॉसिबल? ये लार्ज कैप स्टॉक्स या फिर लार्ज कैप फंड्स मिड कैप और स्मॉल कैप्स के मुकाबले ज्यादा लंबी अवधि तक बहुत अच्छे रिटर्न्स दे पाएंगे क्या? 3-4 साल के लिए ये हो सकता है। जैसे अगर आप 2018 देखें, जब आईएलएफएस की क्राइसिस हुई थी, जब बैंक्रप्सी हो गई थी आईएलएफएस जैसी क्वाज़ाई गवर्नमेंट एंटिटी की, तो मिड कैप्स की जो पिटाई हुई थी वो 18, 19, 20
21 तक वो अंडर परफॉर्म करते गए, निफ्टी को 5% से अंडर परफॉर्म किया पर एनम, 4 साल की अवधि की बात कर रहा हूँ। 2021 में हमने साइंस देखे तो 4 साल तक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में एक भी स्मॉल कैप स्कीम नहीं था। फिर हम इनफ्लो का साइन देखे कि इनफ्लो रिवाइव हो रही है, तो तब हमने स्मॉल कैप के एक स्कीम को पहले शामिल किया, फिर 3 स्कीमों को शामिल किया। वहां से जो स्मॉल कैप चला है, हम वो दौर, वो 4 साल का दौर जहां निफ्टी को 5%, 4.84% से अंडर परफॉर्म किया स्मॉल कैप इंडेक्स ने, एनएससी स्मॉल कैप 250 को, वो जहन से निकल जाता है, जाहिर सी बात है, राइट। बट ऐसा दौर जरूर आता है, क्योंकि स्मॉल कैप में होता क्या है ना रजत भाई, अगर एक स्टॉक 50% गिर जाता है ना, तो एक यकीन, सबका, सब शेयर होल्डर का यकीन डगमगा जाता है। फिर उसको यकीन को कॉन्फिडेंस। रीबिल्ड, कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करते करते 2-3 साल लग जाते हैं। इसीलिए जैसे अब एनएससी 500 के जो बॉटम 50 स्टॉक्स है, उसकी गिरावट 40% की हो चुकी है। तो जो सबसे लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदा हो ना, उसका भी आज ईमान थोड़ा डगमगाया हुआ है। तो इट विल टेक इट्स स्वीट टाइम टू रीबिल्ड द कॉन्फिडेंस आफ्टर सच शार्प फॉल्स। मजा आ रहा है आपसे बात करके तो। लेकिन समय की थोड़ी पाबंदी है। बस ये बताएं कि ये जो ये गोल्ड और सिल्वर में हो रहा है, लाख का हो गया सिल्वर और एमसीएक्स पे आज, और साथ ही साथ ये गोल्ड जो है रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया। ये हो क्या रहा है और क्यों ये प्रेशियस मेटल्स अचानक से इतना तेज क्यों, और इक्विटी मार्केट्स इतनी ज्यादा अंडर वैल्यूड स्थिति में क्यों आ गए हैं? देखिए, इनका काफी कोरिलेशन डॉलर स्ट्रेंथनिंग से भी होता है, बिकॉज दीज बोथ आर ग्लोबल एसेट्स, राइट। दोनों की प्राइसेस डॉलर में कोट होती हैं, फिर इंडिया में कन्वर्ट होती हैं, और रुपी की जो डेप्रिसिएशन हुई है शार्प ओवर द लास्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स, उससे 7-8% की परफॉर्मेंस आ जाती है। और गोल्ड डॉलर टर्म्स में इतने साल से अटका हुआ था। देखिए 2001 में अगर आप देखेंगे ना, डॉलर पर आउंस $800 पर आउंस पे था गोल्ड, और अब पहुंचा है 2,900 पे, 2,800 पे, इर्द गिर्द वहां घूम रहा है। और कई सालों तक 1,300, 1,400, 1,500 पे अटका हुआ था। वो एक ब्रेक हुआ, क्योंकि बहुत सारे सॉवरेन नेशंस कलेक्ट करने लगी, सेंट्रल बैंक्स हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग गोल्ड, इंडियन हाउस कलेक्ट गोल्ड, इंडियन गवर्नमेंट डजंट कलेक्ट सो मच गोल्ड। इंडियन गवर्नमेंट तो शॉर्ट है गोल्ड पे, वो गोल्ड बॉन्ड ले लिए, बट गोल्ड बॉन्ड को हेज नहीं किया, ये काफी सारे आर्टिकल चल रहे हैं। तो बाकी कंट्रीज गोल्ड पे लॉन्ग है। सो पॉइंट वन, गोल्ड इतना अच्छा चल गया क्योंकि एक एक कैटलिस्ट मिला रुपी डेप्रिसिएशन का। दूसरा, सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली ने बहुत गोल्ड को कलेक्ट करने की फिराक में डॉलर गोल्ड को 2,800-900 तक भी पहुंचा दिया, स्पेशली जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हुई है और यूएस के स्टांस में, तो रिजर्व करेंसी को थोड़ा डी रिस्क करने के लिए, डॉलर को री रिस्क करने के लिए गोल्ड एक्यूमुलेट किया गया है बाय सेंट्रल बैंक्स। बट रहा सवाल, जब आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से इक्विटी खरीदते हैं, तो आप देखें म्यूचुअल फंड में वर्स्ट स्मॉल कैप फंड भी 24% ही गिरा है, राइट। अब इस कैलेंडर ईयर में भी गोल्ड ने 10-15% की वॉलेटिलिटी दिखाई। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज, सब एसेट्स का एक स्थान है आपके पोर्टफोलियो में। अगर आपके पास डेट बहुत है, जो कि इंडिया के पास डेट बहुत ज्यादा है, वो डेट का आधा हिस्सा अगर आप गोल्ड में रखें, तो आपका फायदा होगा। इक्विटी के मुकाबले गोल्ड लॉन्ग टर्म में बीट नहीं कर पाता, बट डेट को तो बेशक बीट कर ही देता है। तो अभी के सिनेरियो के हिसाब से एक आइडियल एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए? किसी को अभी पोर्टफोलियो बनाना शुरू करना हो तो आप क्या एडवाइस देंगे? मैं तो एडवाइस दूंगा कि अगर आपका पोर्टफोलियो बन रहा है और आपकी एसेट में 50% इक्विटी नहीं है, तो उसको आज के आज आप 50% मिनिमम लाएं। 5 साल प्लस का पैसा हो तो 50% मिनिमम आप इक्विटी रखें, 6 साल का पैसा हो तो 60% रखें। बेसिक मैं थंब रूल बता रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान की स्थिति अलग होती है। बट अगर 7 साल का पैसा है तो 70 तक जाएं, 8 साल का पैसा है तो 80 तक जाएं, फिर वहां रुक जाएं। तो बट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, लार्ज पोर्शन अगर इक्विटी में नहीं है, तो आप महंगाई को मात नहीं दे पाएंगे इंडिया में। पॉइंट वन। पॉइंट टू, 60%, 50-60% इक्विटी में, जो भी बचा है पैसा, आधा डेट आधा गोल्ड, अगर आप ये पोर्टफोलियो करेंगे, तब जाके आपको 12% की रिटर्न मिल सकती है, जो महंगाई को 3-4% से बीट कर पाएगी 5% को। बिकॉज अगर आप शहरों में रहते हैं, तो आपकी जो सीपीआई है, जो 4% देखते हैं आप, वो होती नहीं। हकीकत में आपकी महंगाई 7-8% होती है। बच्चों की स्कूल देख लें, होटलों की, रेस्टोरेंट्स की बिल देख लें, बैंक्वेट शादियों के लिए आप वो देख लें, एयरफेयर देख लें, यहाँ खर्च होता है पैसा। पैसा किराने में नहीं खर्चा होता है, जैसे सीपीआई एज्यूम करता है। तो 8% की महंगाई है आपके सर पे, उससे 4 बीट करने के लिए एसेट लोकेशन अनिवार्य है।
फिर लास्ट सवाल, नए लोग जो आए थे इक्विटी मार्केट में थोड़ा डर गए हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा दीजिए होली के मौके पे, कि पैसा कैसे बनता है। आपने तो बहुत बहुत देखा है सर, ऐसे फेजेस आपने बहुत देखे हैं, और आपके एक्सपीरियंस से जो आप बातें कर रहे हो उससे तो मेरे को भी इतना कुछ सीखने को मिल रहा है अभी। आप प्लीज बताएं कि ये वेल्थ जनरेशन का प्रोसेस कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर आपको हिम्मत चाहिए ऐसे मौके पे, बिल्कुल बहुत जरूरी है, राइट, और चैन से सोना भी चाहते हैं, तो आपको आंकड़ों का सहारा लेना पड़ता है। मैं बोलूंगा, वो तो एक इंसान बोल रहा है, बट आंकड़े जो बोलते हैं वो मेरे से काफी मजबूत बोलते हैं। 24 साल का डेटा देखा, और जब भी अगर लोवेस्ट लेवल हो मार्केट की, अगर भगवान आपको बता दें, ऊपर वाला आपको बता दें कि भाई ये लेवल है नीचे वाली सबसे कम, तो अगर उस दिन खरीद भी लेते हिम्मत बना के, तो 1 साल की रिटर्न भी कितनी होती है हमने चेक की। 1 साल का पैसा लगता नहीं है इक्विटी में, फिर भी हमने चेक किया कि भाई लोवेस्ट लेवल अगर ऊपर वाला बोल ही रहा है तो मैं खरीद भी लेता, तो 1 साल के क्या रिटर्न आती, तो 11% की मिनिमम आती, नेगेटिव कभी नहीं आई, और 92 की मैक्सिमम आती, और एवरेज आती 44 की। 1 ईयर रिटर्न की बात कर रहा हूं। इस साल का, इस फाइनेंशियल ईयर का लोवेस्ट पॉइंट था 4 जून 2024, 21,885 का लेवल पे क्लोज हुई थी इलेक्शन की काउंटिंग डे पे, और आज हम सिर्फ 3% वहां से ज्यादा पे हैं। तो 3% 11 से हटा दें, जो मिनिमम पहले आया हुआ है, तो 8% आने की तो उम्मीद बहुत ज्यादा है, फिर भी एफडी को बीट कर रहे हैं। 20% आने की भी उम्मीद है, 44 की तो एवरेज है। तो ये आंकड़ा कहता है कि अगर आपने उस पौधे को छेड़ा तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। निकाल निकाल के देखेंगे कि पौधा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वापस डाल देंगे, और फिर पौधे को बोलेंगे पौधा बढ़ता ही नहीं है, तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए सब्र रखें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इसी दिन के लिए कही जाती है कि इक्विटी लॉन्ग टर्म। सडनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से शॉर्ट टर्म ना बने, वो आपके लिए पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा एक बैलेंस है। तो फिर वो सर, बहुत बहुत शुक्रिया पुस्तक को अपना समय देने के लिए। मजा आ गया सर आपसे बात करके, हमेशा की तरह। बहुत ही एजुकेशनल आपने व्यू पॉइंट्स अपने रखे हैं। बहुत शुक्रिया सर, हैप्पी होली। थैंक यू सर।